सूरज उगने से बदलते हैं ये धरा आसमां, चलते रहने से हो जाती है हर मुश्किल आसान। चिंता को छोड़ कर आओ कर ले मन में शुभ चिंतन, हर पल को कर ले सफल सफल कह रही है ये पवन। संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, 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 कर समस्या का समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन बहुत उदास बैठे हुए थे। उनके एक मित्र आए और उन्होंने पूछा कि क्या कारण है, उदास क्यों बैठे हो। उन्होंने कहा कि 6 मास पहले मेरे एक अंकल जिनकी उम्र 90 साल की थी, उन्होंने अपने देह का त्याग कर दिया। उन्होंने 1 करोड़ रुपए मेरे लिए छोड़े हैं और साथ ही बहुत सारी ज़मीन भी छोड़ी है। तो मित्र ने कहा कोई बात नहीं, इतनी संपत्ति उन्होंने छोड़ी और उनकी उम्र भी हो गई थी। नसरुद्दीन ने दोबारा कहा कि मेरे एक और अंकल थे, 3 मास पहले उन्होंने भी अपने देह का त्याग किया। उन्होंने मेरे लिए 5 करोड़ रुपए छोड़े हैं और एक बहुत बड़ा बंगला छोड़ा है और उनकी उम्र 100 साल थी। और साथ ही ये भी कहा कि मेरे एक और अंकल थे जिन्होंने बस अभी ही शरीर छोड़ा है और उनकी उम्र 120 साल थी और उन्होंने मेरे लिए 50 करोड़ रुपए छोड़े हैं और बहुत सारी और भी संपत्ति छोड़ी है। मित्र ने कहा तो इन सब की उम्र तो हो ही गई थी और इन्होंने बहुत सारी संपत्ति भी तुम्हारे लिए छोड़ी है, इसमें उदासी का तो प्रश्न ही नहीं है। तो मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा इसीलिए तो उदास हूँ कि अब मेरा एक भी अंकल नहीं बचा है। तो मित्रों, कहने का भाव, कई बार जीवन में बहुत कुछ होते हुए भी एक नकारात्मक नज़रिया का होना हमारी उदासी या हमारी परेशानियों का कारण बन जाता है। कई बार जीवन में समस्याएं होती नहीं हैं, लेकिन सोच सोचकर या नकारात्मक सोचकर, उल्टा सोचकर हम उसे एक समस्या का जामा पहना देते हैं, रूप दे देते हैं। एक सही सोच क्या हो, सही दृष्टिकोण क्या हो, समाधान लगातार आपको यही सिखाता है, बताता है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि आप सब एक सुंदर नज़रिए के साथ अपने जीवन का आनंद ले रहे होंगे। आइए आज की कड़ी की शुरुआत करते हैं भ्राता जी के साथ। भ्राता जी, आपका बहुत 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 स्वागत है। शुक्रिया। भ्राता जी, एक नज़रिए की बात जैसे मैं चर्चा कर रहा था, बहुत मायने रखती है कि व्यक्ति सुखी रहता है या दुखी रहता है, क्या कहेंगे? एक लड़का 12वीं क्लास में फेल हो गया, सच्ची घटना है जी। हंसते हंसते घर पहुंचा। उसके परिवार वालों ने ये भी नहीं पूछा कि फेल हुआ है पास हुआ, समझ गए ठीक है सब कुछ। और जाके होम्योपैथी कॉलेज में मेडिसिन वो एडमिशन भी ले लिया। तो देखिए नजरिया है ना, उसने सोचा फेल हो गए पास हो गए, इससे क्या फर्क पड़ता है यार, छोड़ो ना। तो मनुष्य जितना हल्का रहेगा, पॉजिटिव एटीट्यूड उसके होंगे, उसे बड़ी बात छोटी नजर आएगी। और जो लोग बहुत सोचते हैं, जो लोग बहुत निगेटिव हैं, उन्हें हर बात समस्या नजर आती है। मेरे पास लोग आते हैं ना बहुत सारे, कई लोग तो बिना बात ही दुखी हैं, बिना बात ही किसी चीज को समस्या मान बैठे हैं, जबकि वो समस्या है नहीं, वो तो एक रूटीन है। ये सब संसार में छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं। इसलिए अपने एटीट्यूड्स को बहुत पॉजिटिव करें और हल्का करें अपने को। हम बहुत बड़े हैं, बातें बहुत छोटी हैं। और हमारे लिए विशेष रूप से जिन्हें भगवान साथ दे रहा हो, जिनकी छत्र छाया स्वयं वो बनकर आ गया हो, जिनके सारे मन के बोझ उसने हर लिए हों, जो सदा कह रहा हो तुम क्यों फिक्र करते हो, तुम तो बेफिक्र बादशाह बन जाओ, तुम्हारा फिक्र तो मैं करूँगा। उन्हें भला छोटी छोटी बातों में चिंतित होने की कहाँ ज़रूरत है। लेकिन बात यही है कि मनुष्य अपनी शक्तियों को भूल जाता है, किसका साथ हमें मिला हुआ है उसको भूल जाता है। अगर वो स्मृति स्वरूप होकर रहे तो जीवन में कोई समस्या है ही नहीं। और दूसरी बात मैं ये भी कहूँगा, समस्याएं तो हर एक के जीवन में आएंगी, उसको पार करने का हमारे पास सद्विवेक है, उसको हराने की हमारे पास शक्तियाँ हैं, उससे कुछ अनुभव सीखने की हमारे पास बुद्धि है। तो आएंगी, हम ये क्यों सोच बैठे हैं कि कुछ भी ना आए जीवन में। ऐसा संसार में कोई हो सकता है भला? किसी के साथ हुआ है
बड़े से बड़ा आदमी, छोटे से छोटा आदमी, भिखारी से भिखारी, निर्धन से निर्धन, अनेक बातों को पार करके ही आगे बढ़ता है। लेकिन लक्ष्य ये रखें कि जैसे एग्जाम में पेपर कितना भी कठिन आ जाए, लेकिन महत्व पेपर का नहीं, महत्व मार्क्स का होता है, अंक कितने किसके आए। तो हम ये एटीट्यूड बना लें कि जीवन की इस परीक्षा में हमें अधिक से अधिक अंक लेकर निरंतर आगे बढ़ते चलना है। यही तरीका है, तरीका ही ये है। जैसे बाधा दौड़ को अरेंज कर दिया गया हूँ, सभी दौड़ने वालों को पता है बाधाएं हैं, कूद कूद के जाना है, स्पीड भी बहुत नहीं होगी, लेकिन है ही वही ना, प्रोसीजर ही वह है। तो कलयुग का ये है ही ऐसा, इसको आप रस्म रिवाज कह लें, कलयुग का प्रभाव कह लें, तो बाधाएं जीवन में आएंगी। और बाधाओं में ही हम परख पाते हैं कि कौन हमारे हैं और कौन पराए हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्राप्ति होती है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति के चारों तरफ मक्खी की तरह चापलूस लोग झूमते रहते हैं, और जब विपत्ति आती है और लगता है कि यहाँ से हमें अब कुछ नहीं मिलने वाला है, तो सब छट जाते हैं। चंद्रगुप्त सीरियल में हम देख सकते हैं, मैंने भी कुछ देखे, तो चाणक्य चंद्रगुप्त को विपदाओं में फेंक देता है, जाओ, बिल्कुल अकेला छोड़ देता है उसे, और वो उसी में सशक्त बनता है, उसी में वो सबसे शक्तिशाली बनता है, उसी में उसके विवेक का विकास होता है। वो युक्तियां निकालता है कि अगर उसको महल में बंद कर दिया गया तो बाहर कैसे आना है। उसके लिए चाणक्य दरवाज़ा नहीं खुलवाएगा, उसको पता है कि उसको बंद कर दिया गया है, वो शिकायत भी नहीं करेगा, लेकिन वो देखना चाहता है कि चंद्रगुप्त अपने विवेक का प्रयोग करे, अपनी शक्तियों का प्रयोग करे और कूद के आ जाए। वो आ गया, तो इससे उसकी शक्तियाँ बढ़ी। तो किसी मनुष्य को अगर गढ़ना है, महान बनाना है, शक्तिशाली बनाना है, महावीर योद्धा बनाना है, तो उसको विपत्तियों में डाल ही देना चाहिए। वहां से वो अपना मार्ग निकाले और अपने को सशक्त बनाए। बिल्कुल। कई बार ट्रेनिंग स्कूल्स में भ्राता जी जो स्विमिंग सिखाई जाती है, तो उसमें बच्चे को उठा के पानी में फेंक देते हैं, और वो हाथ पैर मारता है, जब डूबने की स्थिति आती है बाहर निकाल लेते हैं, जब थोड़ा सांस लेता है फिर से वापस फेंक देते हैं। देवरूपा लिखती हैं, ये स्टूडेंट हैं 12th की, और कह रही हैं कि 12th में मैं हूँ और ये बोर्ड का एग्ज़ाम होगा मेरा इस वर्ष, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, पढ़ाई का लोड बहुत ज़्यादा है। मेरे साथी जो मेरे साथ पढ़ते हैं वो सब मुझसे थोड़े से अच्छे हैं पढ़ाई में, तो कई बार मुझे लगता है कि मैं इतनी मेहनत करने के बाद भी इन तक क्यों नहीं पहुँच पाती। तो इस प्रकार के विचारों के कारण पढ़ाई में मेरी एकाग्रता भी भंग हो जाती है। कृपया बताएं कि बोर्ड में मैं अच्छे से अच्छे मार्क्स कैसे प्राप्त करूं, और साथ ही मेरे अंदर जो ये भावना आ जाती है एक कंपैरिजन की, वो भी कैसे दूर हो, मेरी एकाग्रता भी कैसे विकसित हो। देवरूपा अगरतला से। देखिए, अनेक स्टूडेंट्स की यही समस्या होती है जी। जो परीक्षा के दिन समीप आते हैं उनकी टेंशन बढ़ती जाती है, और स्पेशली बोर्ड एग्जाम में। बोर्ड एग्जाम में या और भी जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, बच्चे मुझे फ़ोन करते हैं कि हमें तो बहुत डर लग रहा है, हमारी तो एकाग्रता जा रही है। तो सभी स्टूडेंट्स को एक बहुत अच्छी बात जान लेनी चाहिए कि मन में अगर टेंशन हो गई, मन अगर बहुत विचलित हो गया, मन में अगर घबराहट हो गई, अगर यही सोचते रहे कि कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, हो नहीं पाएगा, तो मन की शक्तियाँ अगर निगेटिव हो गई तो बुद्धि की शक्तियाँ बहुत कमज़ोर पड़ जाती हैं। और पढ़ाई में सारा खेल बुद्धि का है, इसलिए उनकी मेमोरी भी वीक हो जाएगी, और इस डर से उनके दिन बीतते जाएंगे और आखिर वो दिन आ जाएगा, वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए सभी विद्यार्थियों को ये ध्यान रखना है कि हमें भयभीत नहीं होना, तैयारी करनी है। रही बात पढ़ाई में अच्छे अंक लाने की, देखिए बहुत रट लेना, बहुत सारा याद कर लेना, रात दिन किताब पढ़ते रहना, इससे भी कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। क्योंकि इससे क्या नुकसान होता है, मान लो एक व्यक्ति सारे दिन में 12 घंटे पढ़ रहा है, तो उसकी ब्रेन की शक्तियाँ उसमें यूज हो रही हैं, और वही व्यक्ति अगर 4 घंटे पढ़े तो उसकी ब्रेन की शक्ति कम यूज होंगी, बल्कि मेमोरी ज़्यादा काम करेगी। इसलिए रटने की और ज़्यादा लेबोरियस होने की ज़रूरत नहीं, अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। हर चीज़ को बच्चे अंडरस्टैंड करें, समझ लें क्या कहा जा रहा है, मुकाबले बस इसके के रटना। और यही शिक्षकों का भी कर्तव्य है कि वो उन्हें उस बात को समझाएं, रटाएं नहीं। मेरी बात ये सभी लोग समझ रहे होंगे, वो रटा देते हैं कि बच्चों रट लो इसको, लेकिन उसका रियल मीनिंग क्या है वो नहीं करते। तो विद्यार्थी को और इनको भी ध्यान देना चाहिए कि वो अपनी बुद्धि की क्षमता को बढ़ाएंगे। इसके लिए बुद्धि को स्वच्छ रखना, बुद्धि को बहुत प्रसन्न रखना,
अपने मन को भी बहुत खुश रखना, चित्त को बिल्कुल सरल रखना, हल्का रखना। एग्ज़ाम आ रहे, आई वेलकम एग्ज़ाम, उसे डरने की बात नहीं। पढ़ाई है ही एग्ज़ाम के लिए, अगर एग्ज़ाम ही ना हो तो पढ़ाई का महत्व ही क्या रहे। तो एग्ज़ाम तो हमें देना ही है। तो जो एक मन में एग्ज़ाम फियर छुपा रहता है, उससे सभी को मुक्त होना है और बहुत उमंग उत्साह के साथ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है। स्पिरिचुअलिटी का मैं एक छोटा सा अभ्यास जो सबको बताता हूँ, सवेरे उठते ही 7 बार ये अभ्यास करें। उठते डरेंगे नहीं कि एग्ज़ाम है, थोड़े से दिन रह गए, बहुत फ्रेश करें अपने को। ये बात मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि सवेरे उठकर मन को यदि आनंद से भर लिया जाए, 10 मिनट भी सुंदर विचारों से भर लिया जाए, तो बुद्धि का विकास बहुत होगा और आपको लंबा समय स्टडी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1-2 बार पढ़ेंगे और सब याद हो जाएगा। तो सवेरे उठते ही मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। 7 बार तो इसका अभ्यास कर लें। दूसरा अभ्यास करें, जैसे अपनी बुद्धि से बात करें। हे बुद्धि, मैं तुम्हारी मालिक हूँ, अब तुम बहुत पावरफुल, बहुत शार्प हो जाओ, तुम्हें बहुत कुछ काम करना है, जो मैं पढ़ूं तुम उसे फटाफट याद कर लेना। जैसे अपनी बुद्धि को काम दे रहे हैं हम, बुद्धि हमारी साथी है, हमारी गुड फ्रेंड है, इस तरह से उससे बात करें। तो रोज़ सवेरे बात करने से बुद्धि उस तरह से काम करने लगेगी, सफलता की ओर हम चलेंगे और सच्चे दिल से मेहनत करें, घबराने की कोई बात नहीं। बिल्कुल लता जी, ये जो सुबह आपने मेडिटेशन की बात कही कि अपने मन और बुद्धि को हम एक साथ ही बना लें, तो क्या ये मेडिटेशन अपनी स्टडी के दरमियान भी किया जा सकता है? हाँ, देखिए, इसमें ये राजयोग मेडिटेशन ऐसा है कि इसमें बहुत समय देने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे तो एग्जाम आ रहे, हमें तो बहुत पढ़ना है, हम मेडिटेशन कैसे हाँ, कई बार ये भी एक टेंशन हो जाता है कि एग्जाम आ रहा है, अब एक नई चीज़ और टेंशन के रूप में। पहला 1 मिनट अच्छा मेडिटेशन में कर लें, अपनी बुद्धि को काम दे दें। अब मैं 1 घंटा जो पढूं तुम उसे साथ साथ ग्रहण कर लेना। फिर 1 घंटे के बाद 1 मिनट फिर मेडिटेशन कर लें, इससे रिलैक्स भी हो जाएंगे, इससे डबल फायदा होगा। कंटिन्यूली पढ़ने से क्या होता है, ब्रेन पर एक प्रेशर बना रहता है और ब्रेन की शक्तियाँ वीक पड़ने लगती हैं। जो दबाव है ना, दबाव तो कोई भी पसंद नहीं करता, तो ब्रेन तो है ही मोस्ट सेंसिटिव, तो उस पर दबाव न रहे। इसलिए हर घंटे में 1-2 मिनट अपने को रिलैक्स कर देना चाहिए। हो सके तो उठ के थोड़ा सा घूम फिर भी लो, चाय पानी पी लो, कुछ हंस बहल लो और फिर 1 मिनट मेडिटेशन करके फिर अच्छा अभ्यास करो। तो ये 1-1 मिनट का मेडिटेशन हमारी बुद्धि की एफिशिएंसी को बहुत बढ़ाएगा और थोड़ा पढ़ेंगे ज़्यादा याद रहेगा। बिल्कुल, और टाइम मैनेजमेंट भी अपना थोड़ा सा सेट करके रखें कि सभी सब्जेक्ट्स को थोड़ा सा इक्वल टाइम दें और जिसमें थोड़ा सा यदि परेशानी है तो उसको थोड़ा ज़्यादा समय दें और दूसरों की मदद भी ले लें। लता जी, एक जो और समस्या इन्होंने कही है कि औरों के साथ जो कंपेयर करते हैं बच्चे अपने आप को, मान लीजिए क्लास में 40 स्टूडेंट हैं, निश्चित रूप से इनसे अच्छे स्टूडेंट भी होंगे जो पढ़ने में भी अच्छे होंगे, ये भी बहुत कड़ी मेहनत करती हैं, लेकिन यदि उनके मार्क्स हमेशा ज़्यादा आ जाते हैं और ये फर्स्ट स्टैंडर्ड पे मतलब टॉप नहीं कर पाती हैं, तो कई बार ऐसा हो जाता है बच्चों के मन में कि एक हीन भावना पैदा हो जाती है। माता पिता भी कई बार बच्चों को कहते हैं कि वो इतने 90% ला रहे हैं और तुम्हारा 70 में ही अटक जाता है, तो ऐसे में बच्चे क्या करें? हाँ, देखिए, माँ बाप भी बच्चों पे कहीं कहीं अननेसेसरी दबाव बनाए रखते हैं, इसकी भी ज़रूरत नहीं होती। हर एक की बुद्धि का लेवल अपना अपना भी, सभी तो टॉप क्लास नहीं हो सकते हैं। टॉप तो करने वाले 1 होंगे, दूसरा होगा, बस 3 होंगे, इससे ज़्यादा तो सब फर्स्ट क्लास लाएंगे। लेकिन चाहता तो हर एक है भ्राता जी कि हम टॉप करें। फिर भी अपनी बुद्धि की क्षमता को पहचानते हुए क्या लेवल है हमारी बुद्धि का, उस अनुसार ही हमें मेहनत करनी चाहिए। अगर 70% आते हैं तो हम लक्ष्य रखें 75 आ जाएंगे। एकदम लक्ष्य रख लें 95 ही लाने मुझे तो और अपने को प्रेशर में ले आए, माँ बाप भी बच्चों को प्रेशर में ले आए, ये तो उचित नहीं होता। हाँ, किसी के आ सकते हैं, 70 के बजाय 85 भी आ सकते हैं, थोड़ी सी मेहनत करते हैं, कॉन्फिडेंस रखते हैं, लेकिन कंपैरिजन से कोई फ़ायदा नहीं होता। कंपैरिजन हमेशा ऐसा ना हो कि जो हमें उदास करे, जो हमें डाउन करे। हम उनसे भी तो कंपेयर कर सकते हैं जिनके 50% आ रहे हैं, जो बेचारे फेल हो रहे हैं, वो भी तो बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन हमेशा कहा जाता है ना भ्राता जी कि यदि कंपेयर करना ही है तो अपने आगे वालों से करो, पीछे वालों से ना करो। कंपटीशन की बात है कि आगे वालों से हमें compete करना है उन्हें, तो हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन अपनी खुशी के लिए हम बहुतों से अच्छे भी तो हैं, ऐसा हम क्यों ना सोच लें। मैंने ऐसा बहुत जगह देखा कि इंजीनियरिंग में अच्छे
फर्स्ट क्लास में भी अच्छे मार्क्स लाने वालों का सिलेक्शन नहीं हुआ, सेकंड क्लास वालों का सिलेक्शन हो गया। और इंजीनियरिंग में हर सेमेस्टर में उन्होंने फिर बहुत अच्छे मार्क्स लाने शुरू कर दिए। तो एक समय का भी प्रभाव होता है, और अपनी निश्चिंतता और बुद्धि को कहीं भी वेस्ट में न लगाना, ये जो आजकल बच्चों के साथ बहुत हो रहा है कि उनके साथ ये माया बहुत है, इंटरनेट है, मोबाइल है, उसमें वो लगे रहते हैं, फेसबुक पे लगे रहते हैं, चैटिंग में लगे रहते हैं, किसी दोस्ती करने में लगे रहते हैं। इस दोस्ती में उनकी बुद्धि जो भ्रमित होती है, इससे उनको ज़्यादा नुकसान होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा अपने आप को बचाएं, और ये निरंतर लगातार अभ्यास यदि इनका चलता रहे, मेहनत जैसे कि ये हमेशा करती हैं, हार्ड वर्किंग हैं, तो निश्चित रूप से इनके मार्क्स भी अच्छे होंगे और जैसा रिजल्ट ये चाहती हैं अपने बोर्ड एग्जाम बिल्कुल। में। मैं एक ये शब्द यूज करना चाहता हूँ सभी विद्यार्थियों के लिए, वे अपनी पढ़ाई को एंजॉय करें, उसको ऐसी एक टेंशन और ऐसा प्रेशर न बना दें कि जीवन का एंजॉयमेंट ही खत्म हो जाए। सदैव एक दबाव बना रहे, पढ़ते हैं भाई, पढ़ते हैं, बड़ा लोड है इन पे। तो बचपन का जीवन प्रेशर में जीने के लिए तो नहीं होता ना, खुशियों में जीने के लिए होता है, खेल कूद के लिए भी होता है, और वही तो जीवन का सुंदर काल होता है। इसमें अगर कोई व्यक्ति टेंशन में और प्रेशर में रहेगा तो ये सूक्ष्म बात भी ध्यान रखनी चाहिए, उसके बॉडी में कई बीमारियां पैदा हो जाएंगी। इसलिए खेल कूद, थोड़े आसन प्राणायाम, थोड़ा मनोरंजन, ये सब भी इसमें जरूरी होता है। तो विद्यार्थियों को चाहिए कि वो सदा अपने को अंडर प्रेशर न रखें। बिल्कुल। लेकिन भ्राता जी, कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि जब तक आप टेंशन नहीं लेंगे तब तक आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते। आप इस पे क्या इसको कहेंगे? टेंशन नहीं कहे जाएंगे, इसको एक लक्ष्य, एक लगन, इसको ये नाम देना चाहिए। हमें अच्छे से अच्छे मार्क लेने की लगन चाहिए, एक लक्ष्य बना लेना चाहिए। टेंशन शब्द बड़ा खराब है, वो नेगेटिव तरह से यूज किया जाता है, जिसमें मनुष्य परेशान रहने लगता है, चिंतित रहने लगता है। चिंताएं तो मनुष्य की शक्तियों को खाने वाली हैं, बौद्धिक शक्तियों का विनाश करने वाली हैं। तो इस फील्ड में टेंशन शब्द का प्रयोग नहीं, कंपटीशन का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत अच्छी लगन, बहुत अच्छा लक्ष्य, उमंग उत्साह हम रखें तो बहुत खुशी रहेगी और ये प्रेशर फील नहीं होगा। बिल्कुल। भ्राता जी, कई ऐसे स्टूडेंट्स की बात चल रही है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छे स्थानों पे जाना चाहते हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हैं, लेकिन कंपटीशन आज बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो ऐसे में क्या हम अपनी मानसिक बौद्धिक योग्यताओं को बढ़ा सकते हैं? मान लीजिए मेरे 70% ही मार्क्स लगातार आ रहे हैं, अब मुझे लगता है कि यदि मुझे एक अच्छे इंस्टीट्यूट में यदि जाना है तो मुझे कम से कम 80 मार्क्स या 85-90 तक चाहिए। तो ऐसे में एक टेंशन का रूप हो ही जाता है कि पहुंचना भी है, कंपटीशन भी बहुत है और मेरी बौद्धिक क्षमता उतनी नहीं है। तो ऐसे में क्या बौद्धिक विकास संभव है? हाँ, देखिए, कंपटीशन बहुत अच्छी चीज़ है, और जितना हायर परसेंटेज रख लेंगे ना सिलेक्शन के लिए उतना अच्छा है। तो पहले जो बच्चे हैं वो बहुत पढ़ाई पे ध्यान देंगे, यानी जिन्हें कुछ करना है तो वो कुछ करेंगे ना, जिन्हें कुछ पाना है तो वो अलबेलेपन में, केयरलेसनेस से जीवन नहीं जिएंगे, वो टीवी में, इंटरनेट में नहीं लगे रहेंगे, वो अपनी पढ़ाई पे फोकस करेंगे। ये एक तरह से बहुत अच्छी बात है। हर फील्ड के लिए अगर ऐसा कंपटीशन चालू रखा जाए तो बहुत बच्चों को पढ़ाई पर अटेंशन हो जाएगा, सुधार हो सकता है बच्चों की मेंटालिटी में। लेकिन बात वही है कि बुद्धि के विकास की, इसके लिए भोजन, नींद, हमारे चारों ओर का वातावरण, बचपन से हमारी बुद्धि कैसी थी, ये सब चीज़ें काउंट होती हैं। तो इसमें केवल बहुत ज़्यादा मेहनत करने की बात नहीं है। बच्चे किस चीज़ को तुरंत पिकअप कर लेते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। बचपन से ही क्या मिला है उन्हें, माँ बाप से भी क्या लाए हैं, इसका भी महत्व है। कभी कभी ये भी होता है कि माँ बाप को तो बुद्धि इतनी अच्छी नहीं, लेकिन बच्चे बहुत बुद्धिमान पैदा हुए हैं। पूर्व जन्मों से भी ये संस्कार, ये बुद्धि की क्षमता आत्मा लेकर आती है। लेकिन जिसको अपनी बुद्धि का विकास करना हो वो स्टडी पे ध्यान दे और अपनी बुद्धि को भटकाए नहीं। अगर भिन्न भिन्न डायरेक्शन हम उसे दे देते हैं, इधर भी जा रहे, उधर भी जा रहे, उधर भी जा रही, तो बुद्धि की शक्तियाँ बढ़ जाती हैं। इसलिए जब एक मनुष्य स्टूडेंट है तो केवल अपनी पढ़ाई पर फोकस वो करे, एक ही तरफ वो चले। बाकी आजकल ये जो साधन बहुत सारे आ गए बुद्धि को भटकाने वाले, इनसे बचे, क्योंकि बुद्धि में अगर व्यर्थ भर लिया जाएगा, बुद्धि बहुत सूक्ष्म चीज़ है, इसको जानना भी संभव नहीं है। इसमें जितनी निगेटिव बातें आ जाएंगी, गंदगी आ जाएगी, बुद्धि पर
एक बुरा असर होगा और उसकी क्षमता नष्ट हो जाएगी। मान लीजिए एक छोटा सा उदाहरण मैं दूं, एक बच्चा है, बहुत होशियार है, लेकिन बचपन में उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है। बाप दूसरी शादी करता है, उसकी दूसरी माँ आती है, उसका व्यवहार उससे अच्छा नहीं है, उसको हमेशा प्यार का अभाव महसूस होता है। उसे ऐसा लगता है कि माँ न मुझे सम्मान देती, न मेरी केयर करती, उसके अपने बच्चे हैं या वो फादर की ओर ध्यान दे रही है, मुझे बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया। तो ये जो एक निगेटिव इम्पैक्ट होगा बुद्धि पर, ब्रेन पर, इससे बुद्धि की शक्तियों में पतन हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं। ऐसे में बच्चों को अपना मार्ग ढूंढ लेना चाहिए। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जानने की बात है कि कुछ भी जीवन में होता है, निराशा को अपने अंदर ना आने दें। निराशा हमारी बुद्धि को खाने वाली चीज़ है, हमारी क्षमताओं को नष्ट करने वाली चीज़। मान लो हमने टारगेट भी बहुत ऊंचा रखा था और हमने उसको अचीव नहीं किया है, थोड़ा सा कम रह गया, उसको एक्सेप्ट करके फिर आगे चलें। तो बुद्धि डिस्टर्ब ना हो तो बुद्धि का विकास होता है। एक चीज़ भ्राता जी आपने कही कि आजकल बहुत सारे साधन आ गए हैं, टेक्नोलॉजी आ गए हैं, मोबाइल है, इंटरनेट है, आदि आदि। चलिए, इनका गलत तो प्रयोग होता है, हो भी रहा है, लेकिन ये हमें पढ़ाई में भी, हमारे एजुकेशन में भी बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं आजकल के। तो इनके माध्यम से भी बहुत सारी चीज़ें हम जानते हैं। और मान लीजिए यदि हम इन चीज़ों को नहीं यूज़ करते हैं तो भी हम पीछे रह जाते हैं। तो हमें एडवांसमेंट भी चाहिए और साथ ही साथ अपना विकास भी चाहिए। तो इसमें बैलेंस कैसे नहीं, हो? बिल्कुल ठीक बात है। अभी लैपटॉप की आवश्यकता है। बिल्कुल, आजकल तो स्टूडेंट्स, MBA स्टूडेंट्स जाते हैं, लैपटॉप लेकर ही जाते हैं। ऐसे बहुत सारे साधनों की जरूरत है, तो उनसे फायदा अवश्य उठाना है। विज्ञान ने जो कुछ हमें दिया है, हमारी उन्नति के लिए दिया है, उसका हम फायदा उठाते रहें। बस यही ध्यान रखना कि उनका नेगेटिव उपयोग ना हो, ताकि वो मन बुद्धि को भटकाने वाले बन जाए। बिल्कुल, केवल इस छोटी सी बात का हम विशेष ध्यान रखें। भ्राता जी, एक हमारे पास जो दूसरा मेल आया है, हमें भूपेन जी ने लिखा है और ये लिखते हैं, I watch your program on Peace of Mind TV. I like it very much, but I can only watch Sunday episodes and feel sorry that I could not watch it daily because of my job. Is it possible to repeat the telecast somewhere after 7 p.m. so that who miss it can watch it daily? Both of you take the topics in very friendly and understandable manner. Your program Samadhan is very light, easy and practical. So congratulations. ओम शांति। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, ऐसे सजेशंस बहुतों के आते हैं, क्योंकि अब इसका आकर्षण बढ़ता जा रहा है और घर में जो वर्किंग नहीं है, जो घरों में रहते हैं, वो इसको देख सकते हैं। विद्यार्थी भी नहीं देख पाते हैं और जो ऑफिसों में जाते हैं वो भी नहीं देख पाते हैं। तो बिल्कुल हमारे ऑर्गेनाइजर्स को इस पर ध्यान देना चाहिए। या तो प्रोग्राम संडे को सारे रिपीट किए जाएं, या शाम का भी एक ऐसा समय रख लिया जाए कि सभी उसको देख सकें और अधिक से अधिक फायदा उठाया जाए। इन देखो, ये मनुष्य के अंदर बढ़ती हुई जिज्ञासा का प्रमाण है कि अच्छी बातें सबको अच्छी लगती हैं, समाधान तो सबको चाहिए। और हमारी भी तो यही भावना है कि सबका जीवन सुखी हो जाए, सबका जीवन समस्याओं से मुक्त हो जाए। समस्याओं में, परेशानियों में जो मनुष्य अपने मनुष्य जीवन का सुख नहीं ले पा रहा है, उसको देखकर बड़ी विस्मयकारी सी स्थिति हो जाती है कि नहीं, बहुत खराब हो रहा है। मनुष्य बुद्धिमान, हमारी माताएं बहनें कितना अच्छा काम कर रही हैं, घर संभाल रही हैं, बच्चों की पालना कर रही हैं, लेकिन उनका मन छोटी छोटी बातों से परेशान रहता है। उसका असर बच्चों पे आता है, परिवार पे आता है, उनकी हेल्थ पे आता है। तो हमारी तो यही भावना है कि पीस ऑफ माइंड चैनल और हमारा समाधान प्रोग्राम सबके जीवन को बस मुक्त कर दे उन सब बातों से जो जीवन में कष्टकारी बन रही हैं, और सब आगे बढ़ें, जीवन में सुख शांति की सरिता बहे सबके। तो जरूर हमारे ऑर्गेनाइजर इस पर ध्यान देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मेहता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज आपने सुंदर हमारे स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चन थे उनका जवाब दिया है, और निश्चित रूप से समाधान के लिए सबका प्यार बढ़ता चला जा रहा है और सभी चाहते हैं कि समस्याओं से वो मुक्त हों। तो निश्चित रूप से इनकी जो कामना है वो भी पूर्ण होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, जब समाधान कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी तो इसी शुभ मनसा से हुई थी कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, या कोहिमा से लेके कच्छ तक, उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक, या फिर ऑस्ट्रेलिया से लेके अमेरिका तक, कोई भी ऐसा शख्स न रह जाए जिसके जीवन में कोई भी समस्या रहे। क्योंकि विश्व एक परिवार है और हम तो हमेशा से कहते आए हैं वसुधैव कुटुंबकम, ये सारा विश्व हमारा एक परिवार है। तो परिवार में कोई भी समस्या से ग्रस्त ना रहे,
लेकिन हर एक सुखी रहे, शांत रहे, आनंदित रहे, प्रसन्न रहे और परमात्मा ने जो जीवन दिया है सुख, शांति और आनंद के लिए ही दिया है, इसी आनंद का हर एक अनुभव करें। इसी विशेष लक्ष्य को लेकर के ही समाधान कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। निश्चित रूप से इससे आपका जीवन खुशहाल हो रहा है और हमें खुशी होती है ये जानकर कि आपको आपकी समस्याओं का समाधान प्राप्त हो रहा है और जीवन आनंदित होता चल रहा है। आज भी सारा दिन आपका जीवन आनंदों से परिपूर्ण रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।